मैं ज्योति मिश्रा अपने इस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो हम लोग फैट सेलुलर विटामिन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने विटामिन ए और डी को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग विटामिन ई के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? विटामिन ई कि विटामिन ई है क्या। ओके, तो विटामिन ई को हम लोग और कई नामों से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विटामिन ई को और किस नाम से जानते हैं। तो जैसे वंध्यता प्रतिरोधक विटामिन है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है, इसको हम वंध्यता प्रतिरोधक, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन ई सारे नामों से जानते हैं। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? हम लोग क्या कहेंगे? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, जो ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ये जो है टोकोफेरॉल, वो ग्रीक भाषा का शब्द टोकोस और फेरॉल से बना है। इस टोकोस का अर्थ होता है ऑफस्प्रिंग यानी जिसको जन्म देना। अगले क्या? फेरॉल में दो है ना, दोनों का पार्ट लगा दिया गया, एक फेरो प्लस ऑल। ये जो फेरो का अर्थ होता है संपन्न करना, टू बियर, और फिर ऑल का अर्थ है अल्कोहल, एन अल्कोहल। ठीक है, एन अल्कोहल। ओके, तो इसकी खोज हम लोग देते थे। खोज तो नहीं, विटामिन ई की खोज किसने की? विटामिन ई की खोज किसने की? आप लोग को पता है विटामिन ई की खोज किसने की? विटामिन ई की जो खोज हुई थी वो 1922 में हुई थी। किसमें हुई थी? 1922 में। इस इवांस और बिशॉप ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1922 में। ठीक है, 1922 में इसकी खोज हुई थी। इवांस और बिशॉप ने इसकी खोज की थी। किसकी खोज की थी? विटामिन ई की, जिसे टोकोफेरॉल कहते हैं, जो ग्रीक भाषा की थी। ये भी पूछ लिया जाता है, विटामिन ई टोकोफेरॉल किस भाषा का शब्द है? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इसकी खोज किसने की? इवांस और बिशॉप ने की। ग्रीक किन शब्दों से मिलकर बना? टोकोफेरॉल से मिलकर बना है। तो ठीक है, इसका रिसोर्स देख लेते हैं हम लोग। इसका रिसोर्स क्या है कि किन किन स्रोतों से मिलता है विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई किन स्रोत है? इसे वंध्यता प्रतिरोधक विटामिन, इसकी संज्ञा इन्होंने एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम सूर था। इन्होंने इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ठीक है, और इसका रिसोर्स हम लोग देखते हैं कि इसका रिसोर्स क्या है। किसका? ये जो इसका विटामिन ई का सभी प्रकार के अंकुरण से मिलता है। सभी प्रकार के अंकुरण किससे होता है? सभी प्रकार के अंकुरण। ये जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं जब अंकुरित हो, इनके अंकुरण निकल आते हैं, उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? विटामिन ई। ठीक है, उसमें सर्वाधिक मात्रा में होता है विटामिन ई। ओके, और इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो सरसों के तेल में भी होता है। किस में होता है? सरसों के तेल में। सरसों का तेल प्लस अगर और देखें तो किस में होगा? ये मछली में भी विटामिन ई पाया जाता है। वैसे वनस्पति जगत में देखें तो सभी प्रकार के अंकुर और सरसों के तेल में, प्राणी जगत में देखें तो मछली में क्या होता है? विटामिन ई सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और अब हम लोग देखते हैं विटामिन ई की विशेषताएं कि विटामिन ई की क्या विशेषताएं हैं। विटामिन ई जो वंध्यता प्रतिरोधक विटामिन है, इसकी क्या विशेषता है? एक पीले रंग का ऑयली पदार्थ होता है। मतलब पीले रंग के जो ऑयली पदार्थ होंगे उसमें विटामिन प्रचुर मात्रा में होगी, इसलिए वर्षा में घुलनशील। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हम लोग फैट सेलुलर विटामिन पढ़ भी रहे हैं, एडी को पढ़ चुके। ई तीसरा नंबर का विटामिन है जिसकी खोज 1922 में हुई थी। ये वर्षा में घुलनशील है। अगला क्या है? विटामिन ई को ऑक्सीकरण प्रतिरोधक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन ई को ऑक्सीकरण प्रतिरोधक पदार्थ भी कहते हैं। ओके, अगला है विटामिन का कार्य कि विटामिन के क्या कार्य हैं। हम लोग देखते हैं कि विटामिन के कार्य क्या हैं। तो क्या कार्य होते हैं विटामिन का? विटामिन ए के जो कार्य है वो है विटामिन ए को ऑक्सीकृत होने से रोकना। क्या कार्य? विटामिन ई को
ऑक्सीकृत होने से रोकना, मतलब ये विटामिन ए को ऑक्सीकृत होने से रोकता है, उसके पोषक तत्व की मात्रा को बढ़ाता है। ये हमारे शरीर के लिए विटामिन ए अत्यधिक आवश्यक है, इसलिए ये हमारे इसका ऑक्सीकृत होने से रोककर हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, आँख की रोशनी को बढ़ाने के काम आता है। अगला है आरबीसी के निर्माण में सहायक। जो विटामिन ई है वो आरबीसी के निर्माण में भी सहायक होता है, ठीक है। अगला है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होती है ये किसकी कमी से होता है? हम लोग देखते हैं विटामिन B6 की कमी से होता है लेकिन ये विटामिन ई की भी कमी से होता है। विटामिन ई प्लस विटामिन B6 दोनों की कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। अगर कभी पेपर में ये ना पूछ के विटामिन B6 ऑप्शन ना रहे तो हम विटामिन ई को लगा सकते हैं कि इसकी कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। अगला है प्रजनन में सहायक। ये जो विटामिन ई है ये मेन रूप से यही है कि प्रजनन में सहायक होता है। इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो यही होता है कि ये प्रजनन में सहायक होता है, इसीलिए प्रजनन में सहायक है। अगला क्या है कि विटामिन ई बंध्यता प्रतिरोधक पदार्थ है। विटामिन ई में बंध्यता प्रतिरोधक पदार्थ होता है जो महिलाओं में बांझपन होने से रोकता है। इसका और जो है ये संतान उत्पत्ति में मदद करता है। एक नोट करके हमने लिखा है कि विटामिन ई गेहूं तथा मक्का के भ्रूण में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। हम लोग इससे पढ़े भी ये अंकुरण में सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो ये जो मक्का का भ्रूण है और गेहूं इसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है, ठीक है। और एक हो गया विटामिन ई बंध्यता प्रतिरोधक पदार्थ। एक छूट गया है कि हम लोग क्या देखते हैं कि विटामिन ई की एक कार्य और है। कौन से कार्य है? विटामिन ए का एक महत्वपूर्ण कार्य और है न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के चयापचय में सहायक। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के चयापचय में सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। क्या सहायक होता है न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के चयापचय में? तो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के चयापचय में सहायक होता है विटामिन ई, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं क्या, ये देखिए स्टार मार्क हमने क्या लिखा है, विटामिन ई को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं। कभी कभी पेपर में पूछ भी लिया जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन बी किसे कहते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं विटामिन ई का प्रभाव कि विटामिन ई का क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। तो विटामिन ई की कमी का जो प्रभाव है इस सर्वाधिक प्रजनन क्षमता में पड़ता है। किसमें पड़ता है? प्रजनन क्षमता में। विटामिन ई की कमी से हमारी प्रजनन क्षमता बहुत ही क्षीण हो जाती है। जो हमारे पुरुषों के जो शुक्राणु होते हैं ये अच्छे से परिपक्व नहीं होते, परिपक्व अवस्था में विकसित नहीं होते, इसलिए और पुरुषों में यौन हार्मोन्स का स्राव भी कम होने लगता है और महिलाओं में अंडाणु के निर्माण में बाधा देती हैं। यानी ये सब मिला के प्रजनन क्षमता में एक नए जीव की उत्पन्न करने में अगर इस विटामिन की कमी है तो नए जीव का उत्पन्न करना असंभव हो जाता है, यानी प्रजनन क्षमता क्षीण हो जाती है। और अगर प्रजनन क्षमता क्षीण हो गई तो फिर क्या होगा? कुछ न शुक्राणु परिपक्व होंगे, न अंडाणु परिपक्व होंगे, न इन दोनों का संयोजन होगा और न ही नए जीव का निर्माण होगा। क्योंकि अंडाणु और शुक्राणु के संयोजन से ही तो जाइगोट का निर्माण होता है जो एक नए सेल का निर्माण करता है। इसमें यही है कि अगर ये विटामिन की कमी है विटामिन ई की तो हमारी प्रजनन क्षमता क्षीण हो जाएगी, ठीक है। अगला है इरिथ्रोसाइट्स हेमोलाइसिस। क्या है? इरिथ्रोसाइट्स हेमोलाइसिस, यानी कि जो हमारा आरबीसी है, आरबीसी की कमी होने लगती है, आरबीसी विखंडित होने लगता है। ये विटामिन ई की कमी से आरबीसी की मात्रा बढ़ने लगती है, घटने लगती है। ये ऐसा हो जाता है कि आरबीसी हमारा क्षीण होने लगता है। इसकी कमी से इरिथ्रोसाइट हेमोलाइसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? इरिथ्रोसाइट्स हेमोलाइसिस, ओके। और इसकी जब हो जाता है तो इसकी कमी से हमारा रक्ताल्पता हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। अगला तीसरा क्या है? यकृत कोशिकाओं का मरना, मतलब हमारे शरीर इतने क्षीण हो जाते हैं कि हमारी यकृत कोशिकाएं मरने लगती हैं। यकृत कोशिकाओं का मरने को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस।
हम लोग एक नेफ्रोसिस पढ़ते होंगे। देखिए इसमें कितना एक बेसिक सा अंतर, नेक्रोसिस और नेफ्रोसिस। नेफ्रो आ जाएगा तो वृक्क में आ जाएगा यानी किडनी में, और जो नेक्रोसिस है यकृत की है, यानी यकृत कोशिकाओं का मरना क्या कहलाएगा, नेफ्रोसिस, नेक्रोसिस। ओके, अगला क्या है, चौथा क्या है, मांसपेशी ऐंठन। मांसपेशी ऐंठन मतलब अगर विटामिन ई की कमी रहेगी, रक्त खून की कमी हो जाएगी, हमारी प्रजनन क्षमता क्षीण हो जाएगी, और हमारी यकृत कोशिकाएं गल कर विखंडित हो जाएंगी, गल कर टूटने लगती हैं, जिसे नेक्रोसिस कहते हैं। जब यकृत कोशिकाएं गलने लगेंगी, खून की कमी हो जाएगी, प्रजनन क्षमता क्षीण हो जाएगी, तो हमारी मांसपेशियों में ऐंठन होने लगेगी, हाथ पैर में दर्द होने लगा, शरीर में दर्द होने लगा, थकावट रहेगी, बेचैनी रहेगी, कमजोरी रहेगी। सब कुछ हमारा किसकी कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, तो इसलिए विटामिन ई हमारा सबसे जो मेन है, वो हम अंकुरित चना, दाल, मूंग, गेहूं कुछ भी अंकुरित करके खाए, उससे हमारी विटामिन ई की कमी पूरी होती। देखिए गेहूं में भी जो हम डेली खाते हैं उसमें विटामिन ई होता है, मक्के में होके ब्रूड में होता है, हमारे अंकुरित चने, अंकुरित मूंग, अंकुरित गेहूं सब चीज अंकुरित करके खा सकते हैं, उसमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक, अगला देखते हैं विटामिन ई का अवशोषण। विटामिन ई का अवशोषण कहाँ होता है, हमने आपको बताया था कि इसका अवशोषण जो होता है छोटी आंत में होता है, और संग्रह हमारा यकृत में होता है। अधिकतर चीजों का संग्रह हमारा, ये जो यकृत है, ये अधिकतर चीजों का, हमारे शरीर में लगभग चीजों का संग्रह कहाँ पे होगा, यकृत में होगा। अल्प मात्रा में ऊतकों में होगा। विसर्जन, विटामिन डी का विसर्जन मल के द्वारा होगा, क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन है। ओके, तो छोटा सा पार्ट हम आप लोग के लिए लेके आए थे, फैट सॉल्युबल विटामिन ई। हम लोग विटामिन ई कंप्लीट हो चुके, अब विटामिन के बचा हुआ। विटामिन के हम लोग को और पढ़ना है, उसके बाद हम लोग का फैट सॉल्युबल विटामिन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन पढ़ेंगे, जो बी है उसी है, और जो पढ़ना भी अति महत्वपूर्ण है, उससे भी क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब कल क्या देखेंगे, कल हम लोग विटामिन के देखेंगे, उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वैसे अगर हमको समय मिलेगा तो हम विटामिन जो के बचा है उसको भी हम आज ही कंप्लीट करवा देंगे, नहीं तो हम कल विटामिन के कंप्लीट करवा देते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।